हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस सेशन में हम हाउस प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 2 जो है वो करने जा रहे हैं। हमने बेसिक के कंप्लीट सीरीज अपडेट कर दिया है यूट्यूब पे, और विद इन नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर हमारा हाउस प्रॉपर्टी जो है कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। आप भी शॉक्ड होंगे कि इतने कम टाइम में हाउस प्रॉपर्टी कैसे फिनिश हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली येस, दिस इज ट्रू। विद इन नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर वी विल कंप्लीट हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग पूरा हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले हाउस प्रॉपर्टी का जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने क्या पढ़ा उसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। वो ये कहता है कि भैया हाउस प्रॉपर्टी आपके पास आने के लिए, यानी आपका गेट ओपन करने के लिए हमें मेनली 2 कंडीशंस जो है सेटिस्फाई करनी पड़ती है। पहली चीज़, जो असेसी है वो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का, प्लस असेसी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये 2 कंडीशंस थी। इसके बाद हमने कुछ बेसिक्स कंडीशंस के साथ अटैच किया, अराउंड 4 to 5। पहली कंडीशन, असेसी ऑनर होना चाहिए। दूसरा, लैंड एंड अपर टेनेंट देयर टू, जिसमें हमने ये बात सीखी कि बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी जो है उसके साथ लैंड भी हो सकता है, लेकिन अगर ओनली लैंड है तो फिर वो जाएगा अदर सोर्स पीजीबीपी के अंदर, और अगर लैंड एंड अपर टेनेंट देयर टू है तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। इसके बाद थर्ड कंडीशन हमने देखी थी इंटेंशन की। मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था इंटेंशन, भागवत गीता का एक श्लोक सुनाया था। मैंने कहा था हम कर्म नहीं देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे। अगर आपका यही पर्पज है कि हाउस प्रॉपर्टी ही लेट आउट करनी है और इसी से आपका खाना कमाना है, अगर ए टू जेड हर अर्निंग एक एक पैसा आपका इसी बात से जुड़ा हुआ है कि आप लेट आउट करके ही अपनी रोजी रोटी चलाने वाले हैं, तो हम इसको बिजनेस में डील करेंगे, ना कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि अगर कोई बिल्डर है, अगर वो इसे स्टॉक एंड ट्रेड डील कर रहा है तो अप टू 2 years हम इसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ट्रीट करेंगे और इसकी जो जीएवी है वो निलवानेंगे। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमने सीखा कि ग्रॉस वैल्यू होती है सेक्शन 23 में आप निकालेंगे, लेस करेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस। उसके बाद हम देखते हैं नेट वैल्यू, देन वी हैव सम डिडक्शंस लाइक 24E 30% डिडक्शन, देन इंटरेस्ट एंड बोरोड कैपिटल। तो ये हमारा निकल जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने देखा था टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें हमने देखा था कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है या फिर डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इसको हम क्या करते हैं, फुल्ली टैक्सेबल मानते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर अगर प्रॉपर्टी यूज़ होती है तो हम उसको ट्रीट क्या करने वाले हैं, हम उसे ट्रीट करेंगे बिजनेस इनकम, और बिजनेस के अंदर उसे जाके डील करेंगे। अगर वो बिजनेस में यूज़ हो रही है तो हो सकता है उस पर डेप्रिसिएशन भी लिया जा रहा हो। इसके बाद हमने जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर है वो हमने देखा कि मान लीजिए अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, अप टू 2 हाउसेज है, एग्जाम्प्ट है। अगर आपके पास मोर देन 2 हाउसेज है तो मोर देन में लेट सपोज 5 है तो 2 जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 3 को डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। इसके बाद हमने इसका एक फॉर्मेट देखा। फिर फॉर्मेट के अंदर हमने सीखा कि फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, फिर जो भी वैल्यू आती है उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लोअर। अब उसमें जो लोअर निकल के आया है विच एवर इज लोअर, उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा है और उसकी रीजनिंग है वैकेंसी, वैकेंसी के केस में अगर एक्चुअल रेंट कम आ रहा है तो हम इसको कहेंगे कि जेवी इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट सीखे कि फेयर रेंट का मतलब है कि भैया उस लोकल एरिया में क्या रेंट चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद हमने सीखा म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर एक स्पेशल नोट देखा था, जिसमें हमने सीखा था ग्राम पंचायत वगैरह चार्ज करती है म्यूनसिपल टैक्सेस या फिर प्रॉपर्टी टैक्सेस। इसके बाद हमने देखा था कि भैया अगर आप इसे एक्चुअली पेड करोगे तभी अलाउ होता है, ये भी हमने पॉइंट सीखा था। और इसे ऑनर ही पेड करेगा, ये भी हमने देखा था, तभी ये अलाउ होता है। कुछ मोटी मोटी बात दिखी थी। अगर ये परसेंटेज बेसिस है तो म्यूनसिपल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमने एक वैल्यू और देखी, स्टैंडर्ड रेंट का मतलब। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट कहता है कि भैया रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना रेंट इस प्रॉपर्टी से चार्ज किया जाएगा, वो होता है स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब हमने पढ़ा नहीं था लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है कि एक्चुअली कितना रेंट लेना है, कितना आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर दो, जितना भी अनरिलाइज है वो लेस कर दो, तो एक्चुअल रेंट आपका निकल के आ जाता है। ये था अब तक जो हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था। नाउ माय डियर फ्रेंड, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। विद इन 20 मिनट्स, नेक्स्ट 20 मिनट्स ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं एज पर द आईसी। ओके, सो टुडे वी स्टार्टिंग द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5। लेकिन इसमें हमने अभी तक फॉर्मेट क्या सीखा, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। इसमें आपका एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा, जिसमें हमने नॉर्मली सीखा कि फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। तो स्टेप स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या जाता है, हमारा आ जाता है कंप्यूटेड एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, और फिर इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से,
और अगर विच एवर जो लोअर होगा वो हम चूज़ कर लेते हैं। ये हमने कैलकुलेशन सीखी थी, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल से हम कंपेयर करेंगे। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने इसमें क्वेश्चन नहीं किया है। क्वेश्चन जब आएगा नेक्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, हम देखेंगे। एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड और रिसीवेबल से कंपेयर करेंगे, विच एवर जो हायर होगा वो हम ले लेते हैं। ठीक, रूल 4 क्या है, नेक्स्ट सेशन में हम सीख लेंगे, डोंट वरी। इस सेशन में अभी नहीं सीखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम सीख लेंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे हम एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को हम कंपेयर करेंगे और जो हायर होगा वो चूज़ कर लेंगे। GAV इज़ द हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, ये हमारे स्टेप 4 आ गया। इसके बाद क्या है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस को लेस कर देंगे। नेट एनुअल वैल्यू आ गई। नेट एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे डिडक्शंस 30% ऑफ NAV, ये है सबसेक्शन A। और ये देखो यहाँ पे सेक्शन 24 का ही हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया, कॉन्सेप्ट नंबर 6। तो आज हमारी डिस्कशन फुल इसी के ऊपर होने वाली है, सो डोंट वरी, हम पूरा सीखेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हम लेस कर देंगे, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन है सर कि आपने 3 कैटेगरी बताई स्पेशली, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ओके, अप टू 2 हाउसेस, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो कैसे होगी, डीम टू बी लेट आउट है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। क्या फॉर्मेट अलग होगा, सेम होगा जी? फॉर्मेट आपका पूरा सेम जाने वाला है। बात करते हैं मार्कर ले रहा हूँ, ग्रीन कलर का मार्क करूंगा। देखिए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अप टू 2 हाउसेस, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अप टू 2 हाउसेस, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है अप टू 2 हाउसेस, ठीक है। उसमें आपका म्युनिसिपल टैक्सेस तक सारी वैल्यू नहीं लाएंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस तक सारी वैल्यू नहीं लाएंगे। नेट एनुअल वैल्यू जो है यहाँ पे आ गई आपकी। अब यहाँ पे NAV आपका 0 है, निल है, इस वजह से आपका 30% जो डिडक्शन है वो भी निल हो जाएगा। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन जो बोरोड कैपिटल है वो हम आपको अलाउ करेंगे आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर भी। यानी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर भी अलाउ होता है, लेकिन उस पर भी कंडीशन है 30,000 और 2 लाख। तो वो कंडीशन आज इसी पार्ट के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कब और कैसे। लेकिन क्वेश्चन है सर अगर वो लेट आउट कर रखा है तो उस पर 30,000 2 लाख की लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट एंड बोरोड कैपिटल 100% फुल जितना भी आप दे रहे हैं वो अलाउ है अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी होगी तो। सर लेट आउट प्रॉपर्टी, सर लेट आउट प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट क्या है? तो लेट आउट प्रॉपर्टी में आपने GAV तक निकाल लिया, ओके, GAV तक कोई दिक्कत नहीं। GAV में से आप म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करेंगे, NAV आ जाएगा। NAV में से जो 30% NAV है वो आप लेस कर लेंगे और जो भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है वो ले लेंगे। यहाँ पे 30,000 या 2 लाख की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। आज इसी पार्ट में हम ये भी सीखने वाले हैं। और DMTB लेट आउट प्रॉपर्टी में क्या है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल है वो निल होता है। सब कुछ सेम है लेकिन एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड जो है वो निल होता है। क्यों निल होता है? क्योंकि इसे किसी से पैसे मिल ही नहीं रहे। ये तो लेट आउट भी नहीं है, ये तो हमने मान लिया है क्योंकि इसके पास मोर देन 2 प्रॉपर्टी है, इसलिए हमने मान लिया है कि भैया ये लेट आउट है। इसलिए बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी लेकिन एक्चुअल रेंट और रिसीव्ड इसमें निल होता है। ये हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट नंबर 5 में फॉर्मेट सीखा है कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, सर टेल अस अबाउट डिडक्शंस। तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 है सेक्शन 24 में सबसे पहली बात 2 ही डिडक्शंस आपको मिलेंगी। एक है 30% ऑफ NAV, ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क भी कर रखा है 30% ऑफ NAV इज अलाउड एज डिडक्शन इन 24A। सर मान लीजिए मैं खर्चा करता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ओके, सर मैं सोसाइटी चार्जेस पे करता हूँ, सर मैं पार्किंग चार्जेस पे करता हूँ, सर मैं इंश्योरेंस चार्जेस पे कर सकता हूँ, सर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ, सर मैं वाटर चार्जेस पे करता हूँ, सर मैं लिफ्ट चार्जेस पे करता हूँ। आप कोई भी खर्चा करते हैं हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में स्टडीमेट में एक एडजस्टमेंट आती है सीवरेज चार्जेस, कोई भी चार्जेस आप पे करते हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। सर हमने पेंट किया दीपावली पे, गणपति बाबा पे, नवरात्रि में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो सर आपको मतलब किससे? हम 30% ऑफ NAV दे रहे हैं, दैट्स इट। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसे कहा जाता है। यानी अगर आप खर्चा करते हो तो भी 30% NAV क्लेम कर सकते हो, अगर आप खर्चा नहीं करते हो तो भी आप 30% NAV क्लेम कर सकते हो। तो स्टडीमेट आपको क्या सिखाता है? दिस इज अ फ्लैट डिडक्शन एंड इज अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। कितना खर्चा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसको 30% दे रहे हैं चाहे आप खर्चा करो या ना करो, पहली बात। ओके, सेकंड, द असेसी विल नॉट बी टाइटल टू बी डिडक्शन ऑफ 30%। जो असेसी है उसको 30% की डिडक्शन नहीं मिलेगी। कहता है द असेसी विल नॉट बी टाइटल टू डिडक्शन ऑफ 30%। जो एसएससी है उसको 30% की डिडक्शन नहीं मिलेगी इन द फॉलोइंग केसेस। कब कब नहीं मिलेगी? वो कह रहा है ये खर्चे करोगे तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे,
क्योंकि हम ऑलरेडी आपको 30% दे रहे हैं, चाहे आप खर्चा करो या ना करो। ये वाली बात क्लियर? ओके सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने भरा ही नहीं, हमने तो मीटर नहीं लगाया, कोई बात नहीं, हम 30% देंगे। सर हमने तो दीपावली पे कोई कलर किया ही नहीं, कोई बात नहीं, हम 30% देंगे। सर लेकिन हमारा खर्चा तो 50% हुआ है, वी डोंट केयर, हम सिर्फ 30% ही अलाउ करेंगे, इसलिए इसका नाम है फ्लैट डिडक्शन ऑफ एट द रेट 30%। ये वाली बात क्लियर? ओके नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। डिडक्शन का गेम है, इसमें एक जो नई डिडक्शन है, दिस इज 24B, और पूरा हाउस प्रॉपर्टी इसी सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको आने वाले क्वेश्चंस दे दनादन सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो हर क्वेश्चन में डाउट होगा, अब क्या करूं, अब कैसे करूं। 24B कहता क्या है? ये कहता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की आप हो सकता है रिपेयर के लिए, हो सकता है रिनोवेशन के लिए, हो सकता है परचेज के लिए, हो सकता है कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी भी पर्पस के लिए, अपने घर के लिए, जब भी आप बैंक से, दोस्तों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से भी आप पैसा ले रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसमें आता है। यानी जो भी आप प्रिंसिपल अमाउंट उसे पे करेंगे, सच में इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, हर चीज़ का एक कंपनसेशन होता है। तो जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 24B के अंदर वो अलाउ किया जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 3, मैंने अभी पॉइंट नंबर 2 डिस्कस नहीं किया, मैंने पॉइंट ए और बी सी डिस्कस किया। ए है इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, यानी परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूएबल, कंस्ट्रक्शन, क्लेम्ड एज डिडक्शन। ओके सी कहता है लोन में भी टेकन आप ले सकते हैं बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फ्रेंड से, फैमिली से। ओके एक पॉइंट और है यहाँ पे, बी पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि मान लीजिए मैंने अभी SBI से 10% का लोन लिया, होम लोन, या फिर फ्लैट बाई करना था या विला बाई करना था, जो भी रहने के लिए। ओके लेकिन मेरा ही एक पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, ऑल इंडिया रैंक 410 आई हुई है, उन्होंने क्या किया, वो CA बन गए। ओके वो HDFC में जॉब लग गई उनकी। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। उन्होंने कहा सर आपने, मैंने सुना SBI से 10% पे लोन ले रखा है। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा सर हमें कंसेशनल रेट पता है। क्या सर बताओ ना। सर 6% पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके यानी मुझे 4% इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। हाँ ओके वही करा दो ना भैया, ठीक है करा देते हैं। तो अगर मैं नया लोन लेता हूं ताकि पुराना लोन बंद हो जाए तो ये भी अलाउेबल है, बट दोनों ही लोन होम लोन होने चाहिए, ये कंडीशन याद रखना प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डी पॉइंट सीखना है कैलकुलेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डी पॉइंट कहता है कि इंटरेस्ट जो है वो एक्रू बेसिस पे, एक्रूअल बेसिस पे अलाउ होता है। यानी अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट पे करोगे तो भी अलाउ है, नहीं करोगे तो भी अलाउ है। यानी यहाँ ये आपका एक्रूअल बेसिस पे, जैसे जैसे इंटरेस्ट आप पे चार्ज होता जाएगा आप इसका डिडक्शन ले सकते हो, बेशक आपका ये लोन चल रहा हो या ना चल रहा हो। ओके नाउ पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई कहता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। क्या कहता है ये? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहता है पेनल इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। यानी अगर आपने जो इंटरेस्ट ले रखा है अगर उस पर आपको कोई पेनल्टी लगती है तो वो एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं है। ओके ये कैलकुलेशन पार्ट के लिए बहुत 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 जरूरी है प्लीज। नाउ माय डियर फ्रेंड वी हैव अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन अ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं और ये आपकी ना सच बोलूं तो हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस गलत कराने की सबसे बड़ी वजह यही है। प्री कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? मान लीजिए इसमें दो कंडीशन लिखी है, जिस दिन आपका घर बन के रेडी हो जाता है अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उस दिन, या फिर जिस ईयर आपका लोन जो है आपने पैसे लिए थे उससे आपने घर बाय कर लिया, वो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, चाहे आपने कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या आप खरीद रहे हो, एक्विजिशन दोनों ही है। अब उसका जो फाइनेंशियल ईयर है, लेट्स सपोज मैंने 2025 में घर बनवाया तो 2025 में घर रेडी हुआ। ओके तो 31 मार्च, लेट्स सपोज मेरा घर जो रेडी हुआ 1 अक्टूबर 2025 में रेडी हुआ, तो 1 अप्रैल एक अलग फाइनेंशियल ईयर हो गया, उससे पहले वाला 31 मार्च 2025, क्योंकि मेरा घर तो रेडी हो गया ना, कब हुआ? 31 अक्टूबर। तो 31 मार्च 2025 तक आपने लोन कब लिया? सर मैंने 2022 में लिया था, 22, 23, 24 एंड 31 मार्च 2025, वहां तक के सारे इंटरेस्ट को आप कैलकुलेट कर लो और जितना भी इंटरेस्ट हुआ है उसे डिवाइड बाय 5 करो। अब 2025 जब आपने घर लिया वहां से 2025 में 1/5, लेट्स सपोज 150 लाख आया, 150 लाख डिवाइड बाय 5 यानी आपका क्या हो गया? 30,000 पर ईयर। तो 30,000 2025 में ले लोगे आप,
26 में 30,000, 27 में 30,000, ऐसी करके अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में आप 1/5 जो भी टोटल इंटरेस्ट था उसका ले सकते हो। एक क्वेश्चन और यहाँ पे आया पॉइंट नंबर सी के थ्रू कि सर एक बात बताओ, मान लीजिए इस साल की इंटरेस्ट का क्या होगा, वो तो प्री था, जो करंट ईयर का इंटरेस्ट है वो फुल्ली अलाउड है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आई, सर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ तो कंडीशन अलग है। अगर ये डीम टू भी लेट आउट है, डीम टू भी लेट आउट है, और अगर ये लेट आउट है, इन दोनों कंडीशन में 24A 30% अलाउ है, लेकिन 24B में कोई भी लिमिट अलाउ नहीं है, ये फुल्ली अलाउड है, फुल्ली अलाउड। अगर डीम टू भी लेट आउट है या फिर लेट आउट है तो फुल्ली अलाउड है, इंटरेस्ट में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो या तो 30,000 और 2 लाख, एज द केस मे बी, एज द केस मे बी, एज द केस मे बी। ओके, तो सर क्या कंडीशन है वो, तो सर जो भी आपने बताया इस साल का और प्री इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के मैक्सिमम 2 लाख, मैक्सिमम 30,000 यही होगा। कैलकुलेशन भी है इस पे, स्टडी मेट में क्वेश्चन भी है, वी विल डिस्कस इट। ओके, कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो अगर एक केस है वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, अगर आपने लोन क्यों लिया है सर, रिपेयर के लिए है, रिन्यूअल के लिए लिया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है हाउस प्रॉपर्टी में, तो मैक्सिमम 30,000 तक का ही इंटरेस्ट अलाउ होगा, चाहे आपके पास एक घर हो या 2 घर हो। ओके, अगर आपने लोन लिया है एक्विजिशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए, और आपने लिया है 1 अप्रैल 1999 के बाद, 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो आपको कितनी लिमिट अलाउ हो जाएगी, 2 लाख। यानी अगर एक तरीका समझो, अगर पर्पस है, पर्पस क्या है, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन, तो लिमिट 30,000 है। लेकिन अगर आपने लिया है लोन एक्विजिशन के लिए या फिर परचेज के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फिर लिमिट 2 लाख है। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि अगर लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से बिफोर, पहले, तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 ही होगी। ये क्लियर हो गया। ओके, अब इन्होंने कहा कि जो भी लोन आपने लिया है आफ्टर, बात कर रहा हूं मैं आफ्टर की, क्या कर रहा हूं, आफ्टर 1999, तो जो आपने लोन लिया है वहां से 5 सालों के अंदर आपका घर रेडी हो जाना चाहिए या फिर परचेज कंप्लीट हो जानी चाहिए। परचेज के लिए आप परचेज होगा या फिर कंस्ट्रक्शन होगी, दोनों में से कोई एक कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 5 ईयर, और इसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप ये प्रूव कर देते हो है आपके पास, तो हम आपको 2 लाख की लिमिट दे देंगे। लेकिन नहीं है, या तो 5 साल से ज़्यादा, 8 साल लग गए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 ही होगी। इंटरेस्ट वाले केस में आपको ये सिखाया जा रहा है। ओके, लास्ट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7 मेरे दोस्त क्या कहते हैं, इन एडिशनल डिडक्शन, यानी कुछ खर्चे अलाउ नहीं करेंगे। सर मैंने आपसे एक बात कही थी कि अगर आपने क्या किया, इंटरेस्ट चार्जेबल है अंडर दिस एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, आप क्या बाहर आउटसाइड इंडिया से लोन ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं। क्या इंटरेस्ट दे सकते हैं, दे सकते हैं। सर क्या वो अलाउ है, हाँ अगर उसमें टीडीएस डिडक्ट किया है तो। अगर आपने टीडीएस चार्ज नहीं किया, टीडीएस क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है क्या बाहर वाले इंसान ने पैसा कमाया, हाँ कमाया, हमको नहीं मिला, हमको नहीं मिला मतलब हमको टैक्स नहीं मिला, तो अगर हमको नहीं मिला तो तुमको भी नहीं मिलेगा, यानी हम डिडक्शन डिसअलाउ कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि अगर आपने बाहर से कोई अमाउंट रेज किया और उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया, तो उस पर टैक्स चार्ज करो और गवर्नमेंट को पे करो। ये है सेक्शन 25, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट नंबर 7। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख लेते हैं। राज, अ ब्रिटिश नेशनल, इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23। ही ऑल्सो हाउस इन लंदन which he has let out 10,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ, तो पूरे ईयर के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1,20,000। द म्यूनसिपल टैक्सेस पेड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लंदन 8,000। सर 8,000 नॉर्मल लिखा है, तो नॉर्मल लिखा है इसका मतलब ये है कि ये पूरे साल का ही होगा, क्योंकि पर मंथ होता तो पर मंथ मेंशन होता, कुछ भी नहीं, यानी पूरे ईयर का गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 22-23 द वैल्यू ऑफ द, इसको आप या तो डॉलर बोल लो या तो आप इसको कोई भी करेंसी बोल लो, बस मैं बोलूँगा फॉरेन करेंसी। क्या बोलूँगा, फॉरेन करेंसी, यानी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई अमाउंट और मेंशन होगा। तो इसने लिखा है इंडियन रुपी 95, यानी आप इसको डॉलर बोल लो, ठीक है, या फिर आप इसको यूरो बोल लो, कुछ भी बोल रहा हूँ फॉरेन करेंसी, क्योंकि मैं इसमें नहीं जा रहा कौन सी करेंसी, मुझे जाना है कि इंडिया में उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इंडिया में उसकी वैल्यू 95। ओके, तो जो भी अमाउंट होगा 8,000 या फिर 10,000 मल्टीप्लाई में 12, इसको मैं 95 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एनएवी निकालनी है। तो भैया ग्रॉस सेल वैल्यू
और 10,000 मल्टीप्लाई 12 95 इंडियन करेंसी के लिए 8,000 मल्टीप्लाई 95 फॉर इंडियन करेंसी। तो ये आपकी वैल्यू हो गया, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है प्यारा सा है, एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूर रिलेवेंट है। मिस्टर एम है, ऑन कर रहे 2 हाउसेस, प्रॉपर्टी है, एक है बॉम्बे में, वेयर इज फैमिली रिसाइड, जहाँ उसकी फैमिली रहती है, एंड द अदर इज दिल्ली, दूसरी उसकी दिल्ली में रहती है, द दूसरी प्रॉपर्टी दिल्ली में, विच इज अनऑक्यूपाइड, जिसमें कोई रहता नहीं है। ही लिव्स इन द चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी जॉब के लिए पर्पज, उसने कहा परपोजेस इन अ रेंटेड हाउस, वो एक किराए के घर में खुद रहता है, खुद किराए में रहता है, एक घर में कोई नहीं रहता, एक घर में फैमिली रहती है। ओके, फॉर एक्विजिशन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 30 lakhs 10% पर एनम। जो बॉम्बे वाला घर है जिसमें फैमिली रहती है, उसके लिए उसने 30 लाख का लोन लिया था 1 अप्रैल 2021 में, और रेट था 10%। ओके, तो 30 लाख का 10% होता है 3 लाख, लेकिन मैक्सिमम कितना डिडक्शन है, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, याद रखिएगा, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसलिए 30 लाख का 10% 3 लाख, 3 लाख का मैक्सिमम अलाउ जो होगा वो होगा 2 लाख। कितना अलाउ होगा? 2 लाख। तो यही यहाँ लिखा है 3 लाख होगा, जिसमें रिस्ट्रिक्टेड है 2 लाख, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 2 लाख। आगे कहता है ही हैज़ नॉट रीपेड एनी अमाउंट सो फॉर, उसने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया था। तो इंटरेस्ट का प्रोविजन 24B हमें ये बताता है ये एक्रू बेसिस पे होता है, चाहे पे करो या ना करो, यू कैन क्लेम द डिडक्शन। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख 11% पर एनम। तो जो दिल्ली वाला घर है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हाँ, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 2 ही घर है, थर्ड नहीं है, तो ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड कैटेगरी में आएगा। और इस केस में भी चाहे ये दिल्ली में हो या कहीं भी हो, इंडिया के अंदर ही है, तो यहाँ पे भी जब आप कैलकुलेट करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रोवाइडेड दिल्ली हैज टेकन लोन ऑफ 5 लाख 11% पर एनम टुवर्ड्स रिपेयर। अब यहाँ पे वर्ड क्या है? रिपेयर। पहला वाला केस था परचेज का, यहाँ क्या था? एक्विजिशन यानी परचेज, और यहाँ क्या है? रिपेयर। तो रिपेयर के लिए लिमिट होती है 30,000 और परचेज के लिए होती है मैक्सिमम 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्या क्या 5 लाख का 11% 55,000, लेकिन मैक्सिमम 30,000 ही होगा क्योंकि रिपेयर का पर्पस है, तो 30,000। तो 2 लाख और 30,000 विच एवर इज टोटल आपने किया 2,30,000, लेकिन 2,30,000 आप ऐसे नहीं ले सकते, टोटल 2 लाख है। यानी आपने दो कंडीशन देखी, जितने भी इंटरेस्ट है सब कैलकुलेट कर लो, उस पर लिमिट जो है चेक कर लो, लेकिन उसके बाद भी लास्ट में आप चेक करोगे कि मैक्सिमम कितने लिमिट गई, तो मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख। तो मेरे दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जाके थैंक्स लिखे, ताकि मैं आपको दिल से गॉड ब्लेस यू बोल पाऊँ, ताकि अपकमिंग अटैम्प्ट में CA फाइनलिस्ट आप ही बने, आपका अटैम्प्ट बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो, और विद इन 20 to 25 minutes वी डन टिल नाउ 7 कॉन्सेप्ट्स। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।